to the new session of class 12th political science chapter first the challenges of nation building। मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, देखो अगर आप देखो इतना लंबा लिखा हुआ है, ये क्या सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और रही बात टॉपिक की, तो आपके टॉपिक जो किताब के अंदर टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब हेडिंग क्या दे रही है किताब के अंदर, रीऑर्गेनाइज। मैं काम करूँ फोटो डाल दूंगा यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। तो किताब के अंदर हेडिंग क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, और वहीं से एक आपके सवाल बना हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो हमने क्या कर रहे हैं कि देखो हम वो किताब वही पढ़ रहे हैं, टॉपिक सारे के सारे वही पढ़ रहे हैं, बस इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ताकि बेस्ट पॉसिबल टाइम में हम बोर्ड की क्लास की प्रिपरेशन कर सकें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मैं भी चाहूँ तो पूरा पूरा ना आपको ऐसे लेकर के बैठा करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो क्या था, पिछले 5 साल के पेपर इसलिए फिल्टर आउट कर रखे हैं, अगर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो हमारे लिए आसान है। जो CBSE बोर्ड के लिए, उनके मैंने कई बार देखा है कि ऐसा सवाल 2019 में है, वो 21-22 में रिपीट हो रहा है, 21 का सवाल 23-24 में रिपीट हो रहा है। तो होता क्या है, CBSE में क्या तो बेटा आपके ग्रुप होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 5 ग्रुप होते हैं, तो 5 ग्रुप में अलग अलग सवाल आते हैं। तो हर साल देखो, अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर एक चैप्टर से एक ही सवाल आएगा और 5 ग्रुप भी है तो मतलब 5 सवाल आए, और 5 साल में कितने आ गए, 25 सवाल आ गए, है कि नहीं है। और 25 सवाल इतने बनते ही नहीं है, तो कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं। तो कई क्वेश्चन तो ऐसा है जो मैंने पिछले CBSE के 5 साल के जो पेपर उठाए उसमें क्या देखा कि वही सवाल 2 बार आ रखा है, अलग अलग तरीके से है वही, लेकिन 2 बार आ चुका है। और रही बात RBSE के स्टूडेंट्स के लिए, RBSE के स्टूडेंट्स के लिए CBSE के पिछले 5 साल के पेपर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल ही हुए, मतलब पिछला वाला बोर्ड और उससे पिछला वाला बोर्ड, ये 2 ही साल हुए जब से RBSE CBSE के पैटर्न में आ गया। और कई सवाल हमने ये देखा कि RBSE के क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे गए थे, वो 2 या 3 साल पहले CBSE के पेपर में पूछे गए थे। इसीलिए क्या हो रहा है कि ना, ये क्या एकदम से नए से आए ना, तो ऐसे में क्या है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि CBSE बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि RBSE के जो बोर्ड है वो CBSE पूरा कॉपी करता है, नहीं, लेकिन क्या था CBSE ने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस को इतनी तरीके से डाइवर्स किया था, ऑलरेडी उसने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। इसलिए वो चाहे या ना चाहे जो भी सवाल बनाएंगे वो इसी के आसपास में ही घूमेंगे। इसीलिए हमें ना हमारा फोकस जो है पिछले 5 साल के पेपर्स को, आपको पता हमने एक शॉर्ट भी डाला था क्या, हिस्ट्री और हिस्ट्री SST या पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर कैसे मार्क्स रहे। तो सिंपल तरीका है आपका भी बोर्ड, क्योंकि उनको स्टूडेंट को कैसे पता है कि वही सवाल आने वाला है, क्योंकि उसने क्या कि पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर का रिवीजन कर रखा है, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको किसी का एक्सपीरियंस से लेनी चाहिए। तो जैसे मैं आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आपको वो एक्सपीरियंस सीधा लेना चाहिए मुझसे, ताकि वो आपको बेनिफिट कर सके। नाउ गेट बैक टू अवर क्लास। क्वेश्चन क्या बन गया था, व्हाई वर द डिमांड्स फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस वर इनिशियली नॉट एक्सेप्टेड। इनिशियली क्या, नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। बोला कि शुरुआती समय में भारतीय सरकार ने भाषा के आधार पर जो नए राज्य बने उनकी मांगों को नहीं माना, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन, और सरकार ने बोला हम है ना भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं करेंगे, नए राज्य नहीं बनेंगे। तो इसके जो जजमेंट सरकार ने लिया, इस जजमेंट का परिणाम क्या निकल के आया, तो हमें आज वो डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि पोस्ट इंडिपेंडेंस न्यू चैलेंज was to draw the internal देखा, बाउंड्री पूरी करनी पड़ेगी, घुसपैठे घुस जाएंगे यहाँ से। हाँ, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। देखो जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या था, देश को आज़ाद करना, और आज़ाद करने के साथ साथ में बाकी की चीज़ों पर फोकस करना। आपके एक चैप्टर भी हमने काफ़ी टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए इसके अंदर। जैसे ना जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि भाई पार्टीशन करना कैसे है, तो हमने पार्टीशन करने के प्रोसेस को कंप्लीट किया। पार्टीशन करने के बाद में दूसरी चैलेंज क्या है कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस में, कि जिनको अपना जो नेटिव स्पेस है उसको छोड़ करके
किसी एलियन कंट्री में जाना मतलब जैसे कि हमारे भारत से जो लोग हैं ना, जो लंबे समय से जो मुसलमान यहाँ पर रहते थे और पार्टीशन के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाना, तो जब वो छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान में जो रह गए थे जिनको हमारे भारत आना था, उनकी वो जगह छोड़ करके हमारे भारत वाले हिस्से में वापस रिटर्न लौटना था, जो बाउंड्री के बाद वाले हिस्से में। तो बोला कि ऐसे में वो भी एक चैलेंज था, तो उसका भी हमने बहुत मुश्किल से मतलब ना सोल्यूशन निकाला। समय भी बहुत कम था, हमने हॉरर्स ऑफ पार्टीशन के प्रोसेस में किया था ना, कि मतलब समय बहुत कम मिलता था और फिर बाद में जो रेफ्यूजीज़ को भाग भाग कर शरण लेनी पड़ती थी, फिर बाद ये भी होता था ना कि मर्डर्स वगैरह, लूट वगैरह सारी होती थी। तो बोला कि ये सारे चैलेंजेस थे। इन सब के बाद में अगला चैलेंज आया, कौन सा वाला? रीऑर्गेनाइजेशन वाला, कि रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए स्टेट्स का। जैसे कि आपको पता हो कि ना, आज से बहुत साल पहले ना बंगाल विभाजन हुआ था, बहुत मतलब 47 से पहले, बहुत साल पहले बंगाल विभाजन हुआ। तो जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया था तो उनका सीधी सादी लॉजिक क्या था कि साहब देखो ऐसा है, बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो ऐसे में क्या है ना कि हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए, मतलब प्रशासन को आसान करने के लिए बंगाल के 2 टुकड़े कर रहे हैं, 2 विभाजन कर रहे हैं। और उन दो विभाजन जो क्या, उन्होंने बोला कि प्रशासन करना आसान हो सके, इसलिए हमने क्या किया कि एक बीच में से लाइन ड्रॉ करके इसके 2 हिस्से कर दिए। और ये था, लेकिन उनका इंटेंशन ये था कि धर्म के नाम पर बंटवारा करके लोगों को लड़ाया जा सके। लेकिन ये एक झलक दिखाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से क्या हो कि अंग्रेजों ने ज़्यादातर जितने भी जो राज्य के गठन किए थे वो अपने सहूलियत के हिसाब से प्रशासन करने के अनुसार किए थे। लेकिन क्या हुआ 47 के बाद में क्या कि हमारे यहाँ पर कई सारी आवाज़ आने लगी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके पीछे देखो क्या है ना, कुछ हद तक है ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चले तब उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए थे कि क्या जब देश आज़ाद हो जाएगा तब जब अंग्रेजों ने जिस प्रकार से राज्यों का बंटवारा किया है हम उसको चेंज करेंगे और उसमें क्या नया परिवर्तन लाएंगे। उसमें परिवर्तन ये लाएंगे कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा, कि जैसे आपके भाषा के लोग अलग रहेंगे, आपके कल्चर के लोग अलग रहेंगे, ताकि कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं हो सके। तो बोला कि कहीं ना कहीं इसका बीज तो फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में ही जो बोया जा चुका था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने ये देखा कि जब पार्टीशन में जो कुछ हुआ हमने बोला कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए ना सरकार ने मन बना लिया था कि ये नहीं करेंगे। लेकिन इनिशियल फेज में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट से बोला कि पहला तो यही था ना कि ना इंटरनल बाउंड्रीज बनाना, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करना पूरे कंट्रीज को, है ना। तो पहले जब आप देखोगे ना, एक काम करेंगे कि है ना, एक मिनट मैं साइड में आ जाता हूँ, ये है खाली जगह, यहाँ पर अब मैं पहला है ना मैं उतारूंगा आज़ादी से पहले वाला 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5। अब मैं ला रहा हूँ यहाँ पर दूसरा मैप, ठीक है ना, यह है दूसरा मैप। ठीक है, हो गया दोनों मैप। अब आपने पहला वाला मैप और अभी जो दूसरा वाला मैप देखा उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा, बहुत कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको बॉम्बे बहुत बड़ा दिखेगा और गुजरात था ही नहीं, अब आपको गुजरात दिखने लग जाएगा। आपको हैदराबाद बहुत बड़ा दिखेगा, अब आपको थोड़े बहुत और स्टेट दिखने लग जाएंगे। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर टाइम मिला ना 5 सेकंड, ठीक है ना। हाँ, तो ये है, तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा। ये आ चुका है आपके लिए, मैं एडिटिंग में डाल दूंगा, ये आ चुका है आपके लिए, ठीक है ना। इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? स्कूल वाले प्रिंसिपल मैडम है क्या? नहीं ना, हाँ ये सिद्धांत वाले हैं, स्कूल वाले नहीं है। कोई बोलेगा सर हमारे यहाँ पर तो प्रिंसिपल सर है, अरे एक ही बात है, किसी के मैडम में कहीं पर प्रिंसिपल सर है, ठीक है ना, इतना लोड मत लिया करो। In fact, after the Nagpur session of the Congress in 1920, the principle, कौन सा प्रिंसिपल? लिंग्विस्टिक बेसिस वाला प्रिंसिपल, भाषा के आधार वाला प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बेसिस was recognized as the basis of the reorganization। आप बोलोगे सर रीऑर्गेनाइजेशन क्या, स्टेट नहीं लिखा के? देखो ऐसा है, आप सब समझदार हो तो रीऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा तो भी आप समझ जाओगे। जगह है वैसे तो लिखने के लिए, लेकिन ये क्या कट सकता है इसलिए यहाँ से, तो हमने लिखा नहीं, छोड़ो ना। आपको चीज़ समझ में आती है ना, रीड बिटवीन द लाइन करने लगे आप, मेरे साथ रहोगे तो फायदा होगा कुछ।
ठीक है ना। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ देखिए, इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, द लिंग्विस्टिक बेसिस वाज द रिकॉग्नाइज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। बोला कि 1920 के नागपुर सेशन में यह फैसला लिया गया था क्या, कि हम भाषा के आधार पर नए राज्य बनाएंगे, इस बात को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। और जैसे ही हम सरकार में आएंगे, जब देश आज़ाद होगा, उसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी अलग अलग भाषा के लोग जो साथ में रहते हैं, उनके लिए हम अलग स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ये हमारी तरफ से आश्वासन है, मतलब इन्होंने बोला था इस समय पर, तो वही है। तो देखो हाँ, इससे अब आपका एक MCQ का सवाल बनता है, अब सुनिए, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड। इसका सीधा सिंपल जवाब क्या है, 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। बस ये हमारा 1 नंबर का सवाल इसमें से निकल गया। कई स्टूडेंट्स मुझे शिकायत करते हैं, ऑफलाइन में भी करते हैं, क्या कि सर आप बड़े बड़े सवाल ही करवाते हैं, हमारे छोटे सवाल रह जाते हैं। अरे लेकिन ये देखो ना, इस बड़े सवाल में सारे छोटे सवाल भी है। देखो अगर मैं, देखो अब क्या होगा कि मैं ये सारे करवाऊंगा, मैं यही सवाल एक एक मतलब बड़े सवाल भी लिखवाऊंगा, छोटे सवाल भी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हम मैं क्या करता हूँ कि आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये सवाल है। तो आपको क्या करना है कि अपना समय, मेरा समय बचाने के लिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा समय दे सकूँ, आप मेरा समय बचाओगे तो मैं आपको ज़्यादा समय दे पाऊंगा। तो क्या करना है कि जो चीज़ मैं आपको बता दूँ, अंडरलाइन करनी, जो जहाँ पर आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, घर पे जाकर को उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख लेना है और पढ़ना है कि नहीं है। तो यही करना है हमें भी। तो आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन, हावेवर आफ्टर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट मतलब उससे अलग करना, ठीक है ना, कार्विंग आउट states on the basis of language might lead to disruption and disintegration। तो बोला कि ये वाला तो बोल तो दिया था 1920 में, लेकिन बाद में ये यद्यपि क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, बोला आज़ादी के बाद या बंटवारे के बाद में हमारे जो नेता थे उन्होंने ये महसूस किया, क्या महसूस किया कि फेल दैट कार्विंग आउट, क्या बोला, carving out of states on the basis of the language, कुछ नया करते हैं आज, ठीक दिख रहा है, क्या कर रहा है, ऑनलाइन में यही करना पड़ता है अपने आप को चार्ज रखने के लिए। हाँ, हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन our leaders felt that carving out states on the basis of the language might lead to disruption। क्या बोला, डिसरप्शन हो सकता है, तहस नहस हो सकता है, सब कुछ बिगड़ सकता है, एंड डिसइंटीग्रेशन, क्या बोला, डिसइंटीग्रेशन मतलब खंडित हो सकती है। क्या बोला, हाउएवर यद्यपि आज़ादी या बंटवारे के बाद में हमारे जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें ये रियलाइज हुआ, इन्हें ऐसा महसूस हुआ क्या कि कार्विंग आउट ऑफ स्टेट्स, उन्हें क्या महसूस हुआ, कार्विंग आउट मतलब अलग करना, क्या अलग करना, स्टेट्स का बंटवारा करना, कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। बोला हाँ, तो बोला कि ना भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स को अलग करना, निकालना, इससे क्या होता है, माइट लीड टू, इससे क्या हो सकता है, डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या हुआ कि इससे ना चीजें बिगड़ सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, चीजें सही तरीके से नहीं चलेगी, रेगुलर फ्लो टूट जाएगा। डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, वो खंडित हो सकती है, वो इंटीग्रेटेड नहीं रह सकती, एकत्रित नहीं रह सकती। तो बोला इसीलिए कि इस बात को हाथ जोड़ो, जो हो गया, अब आगे से भाषा के नाम पर राज्य का बंटवारा करने की बात मत करो, क्योंकि 1947 में जस्ट जो धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ था, इसमें हमने कितना देखा, लगभग 5 से 10 लाख लोग मर गए और 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा। कितना, 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, चाहे वो भारत से पाकिस्तान गए हों या पाकिस्तान से भारत आए हो, और इस सारे के सारे प्रोसेस में 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
तो इसीलिए बोला कि नहीं, अगर भाषा के नाम पर हुआ तो बोला कि जो लोग जहाँ पर सैकड़ों सालों से रह रहे, जिनकी पीढ़ी से पीढ़ी रहती हुई आ रही है, जब उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जैसे संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट या फिर ना वायलेंस होगा तो क्या होगा, पूरी तरीके से लड़ाई झगड़ा फैल जाएगा। उस लड़ाई झगड़े से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो हम आज़ादी हमें जो मिली थी, ऐसा नहीं हो कि ये आज़ादी गुलामी से बदतर हो जाए। इसलिए ना हम चाहते थे कि डेविएट, बोला अगर हमने भाषा के आधार पर ना बंटवारा कर दिया तो ये क्या होगा, ये हमें क्या भटका देगा। डेविएट का मतलब भटका देना, मतलब फॉर एग्जांपल है ना, ये आपका नहीं दिखेगा नहीं ना आपको, ये कट जाएगा एडिटिंग में। हाँ, मान लो कि एक लाइन है सीधी सीधी जा रही है, अगर हमने यहाँ पर कोई ना कुछ थोड़ा ध्यान नहीं देते क्या जाएगी, ये डेविएट होने लग जाएगी ऐसे। लेकिन इसका मेन कोर्स क्या था, मेन रास्ता क्या था, मेन इसका रास्ता ये था, है ना। अब इसका ये मेन रास्ता था, लेकिन ये बीच में से डेविएट हो गए। डेविएट होने से क्या किया, अपने रास्ते से भटक गया। और कभी भी ये अपने इसकी जो मंजिल थी वो ये यहाँ पर थी। तो बोला कि ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन बोला कि क्योंकि अगर हमने भाषा के नाम पर किया तो क्या हो कि हम अपनी मंजिल से और दूर चले जाएंगे, पास नहीं आ पाएंगे। तो बोला कि ये हमें अपने मंजिल से दूर ले जाने की एक तरीका हो सकता है। तो बोला कि हमें अपने मंजिल से भटकना नहीं है। तो बोला कि दिस वुड डेविएट, मतलब भटक जाएंगे हम। अगर हमने भाषा के नाम पर राज्य का बंटवारा करना स्टार्ट कर दिया तो हम क्या होगा कि ऐसे एक एक करके बहुत सारे स्टेट्स आएंगे और बोलेंगे हमारा राज्य अलग करो, हमारा राज्य अलग करो। और हमारा अभी जो मेन फोकस क्या है कि राजनीतिक रूप से स्थिरता लाना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था कि आर्थिक विकास होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का सर्वाइवल चलेगा, लोगों का सर्वाइवल चलेगा तो हमारा देश खुशहाल समृद्ध हो पाएगा। तो बोला इसीलिए बोला कि हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। दिस वुड डेविएट द अटेंशन फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर हम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर है। डेविएट हो जाएंगे तो अलग रास्ते में चले जाएंगे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। बोला कि आर्थिक विकास तो बहुत जरूरी, कुछ भी देखो, भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला, है ना। तो भूखे पेट भजन नहीं होते ना। तो बोला कि जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, जब तक है ना आर्थिक समृद्धि मतलब पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा तभी तो आप अपना भरपेट भोजन कर पाओगे, अपने लिए सहूलियतें कर पाओगे, जरूरतें पूरी कर पाओगे। तो बोला कि ना जब वो हो जाएगा ना, पेट भरा हुआ होता है ना, तभी हम बाकी सोच पाते हैं। तो बोला कि जब तक हमारे यहाँ पर आर्थिक स्थिरता आएगी, जब आर्थिक स्थिरता आएगी तब हमारे पर राजनीतिक स्थिरता आएगी, और राजनीतिक स्थिरता रहेगी तभी तब हम आर्थिक स्थिरता ला पाएंगे या लोकतंत्र ला पाएंगे। तो बोला इन सब के लिए हमें ना ऐसी चीज़ों में उलझना नहीं है। तो मिलते हैं कि हम भाषा के नाम पर बंटवारा क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो हम भाषा के नाम पर बंटवारा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हॉरर्स ऑफ, वो जो भयावह यादें ना, हॉरर्स ऑफ मेमोरी, कौन सी खौफनाक वो यादें हैं जो हमें सोने नहीं देती है, ठीक है ना, वो है आपकी पार्टीशन वाली है, बंटवारे वाली। तो बोला कि हॉरर्स ऑफ मेमोरीज ऑफ पार्टीशन स्टिल टू बी रिमेम्बर्ड। बोला वो आज भी हमें याद है जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है। तो बोला ऐसे में वो हमें बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करना है। रिकॉल का मतलब क्यों नहीं रिकॉल होने ही नहीं देना, क्यों। बोला अगर वापस हुआ तो अगर वापस वही बंटवारा होने लगा, लोगों को एक जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, तो कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले, कोई किसी को मारने पीटने लग जाएगा, कुछ भी वायलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब है ना, आप ये सोचो जेंडर क्राइम, ये तो फिर भी छोटी बात कर रहा हूँ मैं, जेंडर क्राइम तक हो सकते हैं। महिलाओं के साथ में लैंगिकता के आधार पर उनके साथ में ना जुर्म हो सकते हैं। समझ रहे हो आप उस बात को, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो बोला इसीलिए हमने क्या बोला कि नहीं, हमें ये सारी चीज़ों को टालना है और इसी का ध्यान रखना है हमें। तो मिलता है अगले। डिसीजन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। बोला सरकार ने जो मना कर दिया था ना कि भाई हम तो नहीं करेंगे, इन सबको क्या हुआ कि सरकार के इस निर्णय को, सरकार के इस फैसले को, ठीक है ना, वहाँ नॉट एक्सेप्टिंग क्या कि भाषा के नाम पर राज्य नहीं बनाने का जो उन्होंने फैसला लिया, इसको चैलेंज किया, मतलब चुनौती दी। किसने दी? लोकल लोगों ने, जो वहाँ के जो लोग थे जो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट्स की। तो उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया, मतलब चुनौती दी। चुनौती देना, चुनौती देना बाय द हुम? बाय लोकल लीडर्स। बोला वहाँ के जो है ना, जो
लोकल लीडर्स है और जो जनता थी उन सब ने क्या कि इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, उनको चुनौती दे दी, बोला कि आपका फैसला गलत है, हमें अलग राज्य चाहिए, मतलब चाहिए। तो देखो ये तो बट नेचुरल चीज़ें होती है, सबके साथ होती है, हर जगह होती है। तो क्या कि इस प्रकार से इन्होंने भी चैलेंज किया। देखते हैं आगे कि आंदोलन शुरू हो चुके हैं, प्रोटेस्ट बिगेन, आंदोलन शुरू हो चुके थे वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर स्टेट्स की डिमांड की जा रही है भाषा का। प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु, हाँ ये है हमारे लिए। तो बोला कि प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस, बोला कि पुराने मद्रास के प्रोविंसेस में जहाँ पर जो लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, उन तेलुगु भाषा के लोगों ने क्या किया, विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। क्या किया, विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। बोला कि प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, बोला मद्रास के जो मद्रास प्रोविंस है, क्योंकि ना पहले उसको ना मद्रास प्रेसिडेंसी के, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मद्रास प्रेसिडेंसी यानी प्रोविंस बहुत बड़ा था उस समय पर। तो बोला उस मद्रास प्रोविंस के अंदर जो तेलुगु भाषा के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कि हमें इनके साथ में नहीं रहना, ये अलग भाषा के लोग हैं और हम अलग भाषा के लोग हैं, ऐसे में हमें अलग कर दिए जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। अब देखें कड़ी पर पहुँच चुके, एकदम लास्ट फाइनल जो नेल है वहाँ पर पहुँच चुके। तो बोला कि इसी में क्या हुआ, विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च हो गया। क्या हो गया, विशाल आंध्रा मूवमेंट, मतलब एक विशाल का आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। ये आंदोलन वहाँ पर विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च हो चुका है। कहाँ पर, आपके मद्रास प्रोविंस की उन जगह पर जहाँ पर तेलुगु भाषा के लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं आपके तेलुगु पीपल। तो बोला तेलुगु पीपल ने क्या किया कि मद्रास के उन प्रोविंसेस में जहाँ पर तेलुगु भाषा के लोग ज़्यादा थे, उन सब ने मिलकर के विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च किया। इस प्रकार से सरकार के इस फैसले का ये परिणाम हुआ कि हमारे दक्षिण भारत में विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। तो कभी आ भी सकता है क्या कि एक क्वेश्चन है क्या कि विच मूवमेंट वॉज लॉन्च इन सदर्न इंडिया अगेंस्ट नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। बोला कि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन नहीं करने के सरकार के इस निर्णय में ये मूवमेंट लॉन्च हो गया। ठीक है ना। तो ये थी हमारी ये वाली क्लास। तो जो क्लास तो कहना गलत रहेगा, क्लास तो होता है कि क्लास लगा दी, ये वो वाली क्लास नहीं है। ये क्लास लगा दी नहीं, ये क्लास आपके लिए सजा दी। तो बोला कि ये था हमारा आज का अभी का टॉपिक, इस क्लास का टॉपिक जो हमने भी कंक्लूड कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये जो लब्बे लुबाब की तरह जो उछल रहा है ना, इसको और उछालिए, लाइक कीजिए इसको। ठीक है। ये कमेंट वाला आपके लिए तैयार रहता है हमेशा, बोला कि मुझ में लिखो, अपने सवाल दो, तो लिख दो, इसको भर दो, अपने सवालों से भर दो। क्या आपके सवाल हैं, क्या आपको लगता है, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप कौन से स्टेट, ज़्यादा तो यही बता दो ना कि भाई आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर कैसे सवाल बनते हैं, तो हम वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि CBSE का बोर्ड का पैटर्न है, वो सब जगह पर फॉलो किया जाता है, ऑल इन ऑल बहुत कम थोड़ा इक्का दुक्का फर्क होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो ये आ गया, यहाँ पर शेयर कर दीजिए इसको, इस पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। इस पर क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नीचे जो आपके ना जो दिख रहा है ना, वहाँ पर लाइक कमेंट वाला जो ऑप्शन है, वहाँ पर जाके शेयर कीजिए, उसको फैला दीजिए सब जगह पर। और बाकी की जो भी क्लासें देखनी है आपको, ये रही आपका प्लेलिस्ट। ठीक है ना। ये यहाँ पर प्लेलिस्ट बता दी मैंने, ऐसी दिखेगी आपको चैप्टर के नाम की। क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारी इसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। डिटेल के जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा, आपको हैशटैग से थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा तो स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा, कुछ नहीं, हल्का सा ऐसे। आप वैसे भी इंस्टाग्राम में आप स्वाइप करते हो ना, थोड़ा सा हल्का सा स्वाइप कर लेना इसको, नीचे क्लिक करके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को स्वाइप कर लेना। नीचे आपके देखो 3 है ना प्लेलिस्ट आ रही है अभी। क्या, एक तो क्या आ रही है, पॉलिटिक्स वाली आ रही है, क्या चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग सबसे ऊपर। उसके जस्ट नीचे आपकी हिस्ट्री की क्लास की आ रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन नंबर 2। नंबर 3 पर है ना 10th क्लास वालों के लिए। तो आपको कोई पहचान वाला बच्चा 10th क्लास में भी तो अगर तो वहाँ तक भी पहुँचाइए, नॉलेज को फैलने दीजिए, फैला दीजिए इसको चारों तरफ में, गंगा नदी की तरफ बहा दीजिए इसको। गंगा नदी में पानी कैसा बहता रहता है, उसको बहने दीजिए, इसको फ्लो में आगे बढ़ने दीजिए।
ठीक है ना। और मैं वापस रीआइटरेट कर रहा हूँ, क्या जितने भी छोटे सवाल हैं उन छोटे सवालों के लिए हमने क्या किया है, यूट्यूब के शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। और यूट्यूब के शॉर्ट्स सारे देखने हैं आपको, ताकि उससे क्या होगा, शॉर्ट्स में है ना हमारे 1 नंबर के MCQ के फिल इन द ब्लैंक से वेरी शॉर्ट के टाइप के जो क्वेश्चन है, कौन सा बहुविकल्प वाला, रिक्त स्थान वाला, अति लघु वाला, ये जितने भी सवाल है वो सारे के सारे वहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इससे आपकी भी बचत, हम सब की बचत। उसमें क्या होगा, अगर आपको मैं काम करता हूँ कि मैं क्या ना क्या बोलते हैं इसको, MCQ शॉर्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ और वहाँ पर वो सारे वीडियोस को मैं पंच कर दूंगा। अब तो ठीक रहेगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तब ऐसा क्या होगा कि आपको क्या करना है, वो प्लेलिस्ट खोली और सबसे चीज़ क्या कि 1 नंबर का सवाल आपके 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा, है कि नहीं है। आपको पूरे ना, ये तो बड़ा सवाल है तो हमारे पास है ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब जब आप रिवीजन क्या होता है ना कि देखो एग्जाम के टाइम पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ये समझ लीजिए कि मैं आपका है ना एग्जाम की रिवीजन की तैयारी भी से करवा रहा हूँ। कैसे कि आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, मतलब उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। आपको जितने भी MCQ टाइप के 1-1 नंबर के छोटे सवाल है ना, वो आपको 30 से 35 सेकंड, मैक्सिमम कह रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट का मेरा बनता भी नहीं है, मैं 30 से 45 सेकंड में सारा कर देता हूँ। तो बोला मैक्सिमम आपका 1 मिनट का वीडियो होगा, उस 1 मिनट के वीडियो में आपका 1 नंबर तैयार है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है कि आप अपने एग्जाम के टाइम पर, चाहे वो एग्जाम आपका स्कूल का एग्जाम हो, इंटरनल बोर्ड हो, जो प्री बोर्ड होता है, या फिर आपका ना बोर्ड एग्जाम होता है, उससे पहले भी अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, 15 अगस्त की अग्रिम आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम तभी भी देंगे। और आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आएंगे कि क्या कि हमारे देश में आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही क्यों बनाया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। इसको लेकर के हम बहुत जल्दी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।